नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बीजेपी ने 2024 के लिए चुनावी रण के लिए अपनी ताकत दक्षिण के 5 राज्यों में झोंकने की तैयारी कर ली है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटें हैं। बीजेपी यहां संघ पृष्ठभूमि वाले चेहरों और परंपरागत वंशवादी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं को साथ लेने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गैर राजनीतिक प्रतिभाओं को लोकप्रियता का सहारा लेने की रणनीति पर चल रही है। बीजेपी की हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन साउथ का रोडमैप तय किया गया। इसके तहत आने वाले 18 महीनों में 6 माह के 3 चरणों में बांटकर इस अभियान को गति दी जाएगी। बीजेपी का कहना है कि उत्तर में ग्रोथ सैचुरेशन के बाद अब दक्षिण में जमीन बनानी होगी। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने केरल से पीटी उषा, आंध्र से विजेंद्र प्रसाद, कर्नाटक से वीरेंद्र हेगड़े और तमिलनाडु से इलियाराजा को राज्यसभा भेजा है। मिशन साउथ में बीजेपी के मुख्य निशाने पर तेलंगाना में टीआरएस नेता केसीआर और तमिलनाडु में द्रमुक नेता एमके स्टालिन है। बता दें कि बीजेपी 2018 में विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में 1 सीट जीती थी और उसको वोट शेयर 7% था, जबकि 2019 के चुनाव में पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीती और उसका वोट प्रतिशत 19.7% हो गया। 2016 में हैदराबाद महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की 4 सीटें थी, जो 2020 में 48 हो गई थी। 35% वोट के साथ बीजेपी और टीआरएस बराबरी पर आ गई। बीजेपी ने 2017 की ओडिशा कार्यकारिणी में तय मिशन कोरोमंडल ईस्ट इंडिया से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अलग कर दिया है। बाकी तटवर्ती क्षेत्रों में विस्तार की क्लस्टर योजना बनाई है। ईस्ट इंडिया प्लान में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य था, पर 2019 में 105 में 30 सीटें ही बीजेपी को मिली। इसलिए बीजेपी ने साउथ के लिए नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हैदराबाद में अमित शाह ने शनिवार को तत्कालीन निजाम शासित हैदराबाद राज्य को भारत संघ में शामिल करने को लेकर जश्न मनाया था, लेकिन इस दौरान बीजेपी और टीआरएस ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। दिया है। जितने भी विपक्षी दल है देश में, सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान। भाई, आप इसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर क्यों नहीं मनाना चाहते? मनाइए ना, सबको रखिए। हम भी आते हैं, हम आने तैयार थे। 8 साल से आपकी सरकार है, आप नहीं मनाते। वाजपेयी जी की सरकार थी 99 से 2004, आप नहीं मनाते। अब इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आइंदा साल लोकसभा असेंबली के चुनाव हैं और बीजेपी यहां 3 नंबर की पार्टी भी नहीं बन पा रही है, जमीन खिसक रही है, तो इसलिए आप ये कर रहे हैं। अरे आप इंटीग्रेशन से, आपको इंटीग्रेशन से नफरत क्यों है बताइए? नहीं, कब तक आप कब तक ओवैसी को इस्तेमाल करेंगे? आप कब तक मेरा नाम लेके तेलंगाना के लोगों को डराएंगे? तेलंगाना की आवाम तो आपको रिजेक्ट। मगर दुर्भाग्य की बात है, 75 साल चले गए जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, विजय कौशिक नेता कांग्रेस, अरविंद जैतलग राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। शुभेंदु जी, क्या लगता है कि विस्तार बहुत हुआ, ग्रोथ भी बहुत हुई, लेकिन अभी तक शायद दक्षिण में पैर जमाना
मुश्किल हो रहा है और हर बार कोई ना कोई चुनौती। और इस बार भारत जोड़ो यात्रा का जो आंतरिक अगर आप विश्लेषण करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि दक्षिण भारत से यात्रा शुरू करना, दक्षिण भारत में उसके लिए वोट बैंक है और वहाँ पर आपके लिए चुनौतियाँ बड़ी हैं, जो आपको कहीं ना कहीं 2024 के लिए बड़े जो आपके दल थे शिवसेना और जेडीयू वो आज आपके साथ नहीं हैं। अब ऐसे में दक्षिण को मजबूत करना, उत्तर प्रदेश को बचाना, बिहार उत्तर प्रदेश से ये अमूमन कहा जाता है कि सत्ता यहीं से आती है, लेकिन दक्षिण का जोर भी पूरा है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो गणित लगा रहे हैं, जो रणनीति तय कर रहे हैं, उसमें यह है कि भाई ये जो शेष दल हैं जो किसी के साथ नहीं थे, अगर वो कहीं साथ आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं इस समय। आवाज चली गई आपकी? नहीं, अब तो सवाल की, अब तो जवाब की बारी है आपकी। मेरी आवाज़ तो जानी ही थी, अब तो जवाब आपका आना है। कहीं ना कहीं अब अगर ब्लूप्रिंट देखते हैं 2024 का, तो उसमें जो सबसे बड़ी स्थिति है वो ये है कि एनडीए और यूपीए से अलग कुछ ऐसे दल हैं जिनका अपना वर्चस्व, क्षत्रपों का उसमें एक बड़ा दल वाईएसआर, जगनमोहन रेड्डी आंध्र में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जो किसी के साथ नहीं है, ना यूपीए में ना एनडीए में। इसके बाद बीएसपी और टीआरएस को भी ले तो 9-10 सीटें उनकी भी हैं, एसपी की भी 5 सीटें हैं। तो ऐसे में ये गणित अब कहीं नीतीश कुमार से जो प्रशांत किशोर बात करते हैं, या नीतीश कुमार गठबंधन से दूर हो जाते हैं, या साउथ में बीजेपी को बार बार अपने ध्यान को केंद्रीकृत करना पड़ता है। तो एक जो बड़े लंबे समय से एक गणित बनाया जा रहा था कि, या बोला जा रहा था कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से आती है, लेकिन इस बार ये गणित कहीं ना कहीं दक्षिण इस गणित के ऊपर भारी है, तो इस पर बीजेपी को ध्यान देना होगा। शुभेंदु जी, मेरा सवाल आपने सुना होगा। क्लियर है जी, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी, और मैं इस समय तो आप ही की आवाज क्लियर है। चाहता हूँ। नहीं, हमारी आवाज तो क्लियर पहले भी थी, और आपको और थोड़ा क्लियर करना होगा विपक्ष के लिए। हाँ, मेरा ये कहना है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और विस्तार हमारा कार्य है, और विपक्ष मुक्त भारत बनाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। विपक्ष तो एक लोकतंत्र की बड़ी अच्छी सीढ़ी है, पर हो क्या रहा है कि विपक्ष के अंदर सब ये कहते हैं कि विपक्ष की एकता होनी चाहिए, पर एकता में कौन आगे आएगा, इस बारात का दूल्हा कौन बनेगा, ये बारात में इकट्ठा होते ही झगड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर केजरीवाल कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, नीतीश जी भी कुछ कह देते हैं, ममता जी उधर कह रही हैं। अभी गोवा का चुनाव देखा होगा आपने, नीतीश जी और केजरीवाल साथ में नहीं मिल पाए। और ऐसा पूरे भारत में क्षेत्रीय पार्टियां जो थोड़ी थोड़ी लोग उपजे हुए हैं, वो लोग अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रहे, आपस में मिल नहीं पा रहे। अलग अलग जब एक दूसरे से मिलते हैं तब तक हाँ कहते हैं, जब एक साथ हो जाते हैं तो ना कहते हैं। और बड़ी मुश्किल में सबने मिला के हाथ खड़ा किया था, परंतु अब वो उसको भी लेके जब आगे कौन बढ़ेगा उस पर डाउट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। आज लड़ाई क्या, केरल तेलंगाना कैसे देखते हैं? केरल तेलंगाना मैं में आपको बताता हूं, अपने तेलंगाना में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है। अभी मैं जब हैदराबाद में कार्यक्रम हुआ तब मैं भी वहां गया, हमारी राष्ट्रीय समिति का कार्यक्रम हुआ, कार्यकारिणी थी वहां पे, और हमने वहां से ऐलान किया कि अब की बार हम तेलंगाना में भी सरकार बनाएंगे। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब साउथ का जो इक्वेशन है
वो हमेशा आजादी के बाद से लेके आज तक, और खासकर लास्ट 40 सालों में देखें, वहां के क्षेत्रीय पार्टियां ही जीतती आई हैं, कभी कांग्रेस के साथ मिलकर या कांग्रेस के अलावा भी। उसके लिए हम वहां पे कार्यरत हैं। हमारे कार्यकर्ता अपना बेस डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय पर हम बड़ी मजबूती के साथ खड़े होंगे, जैसा वेस्ट बंगाल में खड़ा किया। ठीक है, हम जीत नहीं पाए अलग बात है, जीत हार तो लोकतंत्र की बात है, ठीक है, कोई भी जीतेगा कोई हारेगा भी, परंतु 3 सीटों से यदि 75 सीटों पे आ गए हम और बाकी पूरा विपक्ष खत्म हो गया, जिन्होंने 20-20 सालें वहां सरकार बनाई थी, वो भी अब वो कहीं दिख नहीं रहे। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास। विजय कौशिक जी, 17.25 करोड़ वोट से 22 करोड़ 90 लाख वोट पे आ गई बीजेपी 2019 में, 5 करोड़ 74 लाख वोट बढ़ा लिए। कैसे देख रहे हैं 2024 को? बीजेपी जहां कमजोर है वहां मजबूत रणनीति पे कहीं ना कहीं फोकस है, केंद्रीकृत है। बीजेपी को यह भी पता है कि बहुत ऐसे दल जो उसका आधार थे, मजबूत छत्रप थे, शिवसेना, जेडीयू टूट चुकी है। और ये जो कहावत कही जाती थी बहुत लंबे समय से कि उत्तर प्रदेश बिहार से दिल्ली की सत्ता आती है, तो वो भी अब बेमानी सा है, क्योंकि दक्षिण अपने आप में मजबूत है और 129 सीटों में बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंट है, वोट शेयर है, वो काफ़ी कम है। कैसे देखते हैं कि इसके बावजूद भी कांग्रेस उस जगह नहीं खड़ी है जहां वो हमलावर स्थिति में हो या वो आक्रामक स्थिति में हो या उसको लगता हो कि हम चुनौती देंगे? मुस्कुराहट आ रही है, आपको मुस्कुराहट आनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल शायद अगर आप सही जवाब देंगे तो ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है ये कांग्रेस के चेहरे पे भी होगी, अगर आपका जवाब सही होगा तो। जनसेवा में राजनीति का जो अर्थ है, सत्ता का जो अर्थ है, वो कांटों का ताज है, कांटों का पथ है, जिस पर चलकर किसी भी पार्टी को देश की सेवा करनी होती है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। इन्होंने दावा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इन्होंने दावा किया था कि अच्छे दिन आएंगे देश के, महंगाई कम होगी, और तमाम तरह के झूठे वादे करके इन लोगों को एक मौका मिला और ये सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद में इन्होंने क्या किया? खुद अमित शाह जी ने माना था कि जो इन्होंने काला धन लाने का वादा किया था, ये सब इनके चुनावी जुमले थे, अच्छे दिनों का वादा चुनावी जुमला था, ये स्वीकार किया। उसके बावजूद ये लोग नोटबंदी के नाम पर लोगों को गुमराह करने में सफल रहे। इसके अलावा जीएसटी को लेकर इन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि एक देश और एक टैक्स व्यवस्था, जबकि पेट्रोल डीजल को उसमें नहीं रखा गया। पेट्रोल डीजल के नाम पर जनता की खाल उतारते चले गए रोज टैक्स के रूप में। तो जो 5 ट्रिलियन की जो इन्होंने एक योजना रखी थी कि हम इसे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो दरअसल लोगों के टैक्स के द्वारा उनका खून चूसकर बनाई जाने वाली अर्थव्यवस्था थी, जिसमें आज अडानी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया है और देश की जनता गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, महंगाई से त्रस्त होकर अपने आप को समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए देख रही है जी। क्योंकि इनके समय में आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई हैं, लोगों के, करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए, 45 करोड़ लोगों ने व्यवसाय या नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया निराश होकर। हैप्पी इंडेक्स में हमारा नंबर 160वें नंबर पर आ चुका है। इस हिसाब से ये लोग 2019 में भी नहीं जीतने चाहिए थे जी। लेकिन पुलवामा कांड हुआ, उसको इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाकर कैश किया। सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी कि भी आप वर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सैनिकों की वर्दी का चुनाव प्रचार में। लेकिन जनता को भ्रम में लाने में ये लोग कामयाब रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने हिंदू मुस्लिम का बनाया था।
और उसमें जनता फंस गई। लोगों को लगा कि भी मुस्लिम नहीं तो आप निकाल सकते हैं ना आप, अब तो जागरूक करके निकाल सकते हैं ना भाई, आप कह रहे हैं फंस गई तो। नहीं सुनिए ना, फंस गई लोगों को। अब जैसे जैसे समझ में आने लगा, क्योंकि काठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ती, तो अब जो भाजपा को जो इनपुट मिले हैं वो ये मिले हैं कि उत्तर भारत में इनकी जमीन खिसक रही है, तो यहाँ की भरपाई करने के लिए ये दक्षिण की तरफ रुख कर रहे हैं कि भाई अब वहां की जनता को बेवकूफ बनाया जा सकेगा, और कुछ सीटों में अगर वहां से इजाफा हो जाता है तो जहां इन्हें यहाँ उत्तर भारत में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दक्षिण भारत से हो सकेगी। लेकिन इनकी ये जो योजनाएं हैं इन्हें जनता फेल कर देगी, पूरी तरह से फेल कर देगी। और हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की अगुवाई में चल रही है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, ठीक है, और निश्चित तौर पर हम इन्हें बेनकाब करके इनसे जनता के हर जुल्म का हिसाब लेंगे। ठीक है भाई। अरविंद जयतिलक जी, कांग्रेस ने नारा दिया कि चौकीदार चोर है, बीजेपी ने इस नारे को ऐसा घुमाया कि वोट सीधा 5,74,00,000 बढ़ा लिया। विपक्ष जो भी रणनीति करता है बीजेपी उसको ऐसा घुमा कर वार करती है, हेलीकॉप्टर शॉट मारती है कि वो फायदा बीजेपी को अपने आप हो जाता है और विपक्ष इस रणनीति को समझ नहीं पाता। लेकिन इस बार स्थितियां बहुत बदली हुई हैं और साउथ में बीजेपी का उतना बड़ा आधार नहीं है। आंध्र प्रदेश को छोड़ के अगर आप बाकी 4 राज्यों को देखेंगे तो स्थिति बहुत कमज़ोर है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, अगर आप बिहार को देखेंगे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हुई है, और बाकी जो शेष हैं जो किसी के साथ नहीं है, जो वाईएसआर और टीएमसी जैसे दल हैं, उनका भी कहीं ना कहीं सहारा है अगर बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात होती है। तो क्या लगता है इस बार के जो दक्षिण है उसमें कैसे बीजेपी मजबूत होगी, और पूर्वोत्तर जो उत्तर में जो बीजेपी के राज्य जो छत्रप अलग हुए हैं उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई क्या वाकई में दक्षिण से हो जाएगी? चंद्रशेखर जी, इसको जो है 2-3 संदर्भों में समझना होगा जी। देखिए, दक्षिण का आसमान जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला हुआ है, लेकिन उसके लिए यह आसमान अग्निपथ पर चलने जैसा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 129 सीटें हैं, और उनमें से अगर आप देखें तो कर्नाटक में बीजेपी के पास लोकसभा की 2019 के अनुसार 25 सीटें हैं और तेलंगाना में 4 सीटें। अगर इन 5 राज्यों को दक्षिण को देखा जाए तो भाजपा को कर्नाटक के बाद अगर सबसे ज्यादा उम्मीद है तो तेलंगाना में। आपने देखा उपचुनाव हुआ, 2 सीटें उपचुनाव में भी जीती थी। अब देखिए, अब तेलंगाना में उसका फोकस जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि वहां पे सांगठनिक उसका जो ढांचा है मजबूत है, जिसके जरिए जो है वो जो 17 सीटें हैं उनमें से कम 12 सीटें जीत सकती है। इसीलिए वह जो है, चूंकि भाजपा जानती भी है कि जो टीआरएस है वह तेलंगाना राज्य के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो उसका अपना जो जड़ है वह लोगों के नस नस में बसा हुआ है, और लोगों का मानना भी है कि टीआरएस के चलते ही जो है हमें एक नया राज्य मिला। लेकिन चूंकि भाजपा जिस तरह से कह रही है कि बाप बेटे की सरकार है और यहाँ पे परिवारवादी जो है शक्तियां जो है राज्य के विकास में बाधक बन रही है, तो निसंदेह जो है जो टीआरएस का जो एक अपना आंदोलनकारी वजूद है उसको मिटाने के लिए भाजपा जो है लगातार उस पर हमला बोल रही है। अब देखिए, साउथ में भाजपा दो आयाम से चुनाव लड़ रही है। एक तो वो अमेरिका की तरह, जैसा कि अमेरिका कहता है कि जो हमारे साथ है हमारा मित्र है, जो हमारे खिलाफ है हमारा शत्रु है, उसी तरह भाजपा जो है वहां पे अब जैसे आंध्र को देखिए, आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस है, भाजपा की सहयोगी है, जरूरत पड़ने पर तेलुगु देशम पार्टी भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन आंख भी दिखा देती है, तमिलनाडु आंख भी दिखा देती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समर्पित भाव नहीं है, समर्पित भाव नहीं है। दिल्ली में आने जाने का रास्ता खुला रहे, बस इतना रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है। अरविंद जी, चंद्रशेखर जी, राजनीति में ऐसा ही होता है, कोई किसी के साथ जो परमानेंट साथी नहीं होता है, राजनीति का मौके की मोहताज होती है, कहा भी जाता है। और दूसरी चीज, आप तमिलनाडु में देखिए तो वहां की राजनीति तो धड़े में बटी हुई है, डीएमके और एआईएडीएमके में। एक एआईएमडीएमके भाजपा के साथ है, तो एआईडीएमके बहुत बड़ा आधार नहीं ले रही ना, वहां तो बहुत 1 सीट वो जीत पाई इस बार।
सवाल है कि डूबते को तिनके का सहारा, भाजपा का वहां का सांगठनिक ढांचा जो है बहुत मजबूत नहीं है। इस वजह से जो कुछ भी उसके साथ जो है वह उसी के बलबूते जो है बैतरणी से अपना जो है नाव पार करना चाहेगी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए साउथ में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अब आपने कहा कि क्या उत्तर की राजनीति की भरपाई दक्षिण से होगी? मैं यह नहीं मानने को तैयार हूं कि राजनीति में आप जो है भरपाई करके जो है अपनी राजनीति को जो है सीधा सपाट सत्ता तक ले जा सकते हैं। आपको हर जगह बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बेशक जो है बिहार में नीतीश कुमार जी अलग हुए हैं और पंजाब में आप अकाली दल कह सकते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना को कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में रिश्तों का इतिहास भूगोल बदलते देर नहीं लगता है। आज जो कंधा जोड़ता है कल जो है सामने जो है पलटवार करता है, और जो पलटवार करता है कल कंधा जोड़ने को तैयार होता है। बिल्कुल। क्या पता है चंद्रबाबू नायडू के आंसू पोंछने के लिए बीजेपी कोई अपना रुमाल दे दे इस बार। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो चूंकि अभी 1.5 साल ये तो जवाब आप ही से लेने हैं, जिस गति से बदल रही है तो उस पर हम लोगों को नजर रखना होगा। जी ठीक है शुभेंदु जी, देखिए बहुत सारी गणित आप जानते हैं, बहुत सारी बीजेपी गणित पूरा रणनीति बना रही है, ब्लूप्रिंट बना रही है, लेकिन कहीं कहीं ये ब्लूप्रिंट प्रभावशाली नहीं है और कहीं आपके निर्णय कहीं ना कहीं आपको आत्ममंथन या आत्मविश्लेषण के लिए मजबूर कर रहे हैं कि क्यों हम ना कहीं एन चंद्रबाबू नायडू के आंसू पहुँच दें, क्यों ना हम कहीं YSR के सामने खड़े होने वाला एक छत्रप दल बना दें, क्यों ना जो छत्रप टूटे हैं आपसे। दो दृश्य मुझे याद आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश सिंह बादल के पैर छूते हैं और उसके बाद अकाली दल से संबंध टूट जाता है, और शिवसेना आपका प्रमुख छत्रपों के रूप में था वो टूट जाता है। उसके बाद JDU कहीं ना कहीं वो तो चल रहा था, आपका रिश्ता कैसे चल रहा था आप ही जानते हैं, लेकिन वो भी टूट जाता है। दक्षिण में आपकी किसी से बहुत ऐसी दोस्ती नहीं है जिसको कहा जा सके कि भाई बहुत एकदम मुट्ठी बंद है। मुट्ठी खुली हुई है, सबको पता है। दिल्ली आने जाने का रास्ता खुला रहे, राज्यों के अधिकार कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, इसलिए ये सांठगांठ है। उसको रिश्ता नहीं कह सकते, सांठगांठ कह सकते हैं कि भाई चलिए आप हमारे साथ हम आपके साथ। क्या लगता है कि ऐसे में 2019 से 2024 बदला हुआ नहीं है? नहीं देखो, आप तो पुराने हो और समझते हो और क्या राजनीति चल रही है ये भी समझ रहे हो। 2014 के चुनाव में हम एक भारतीय जनता पार्टी एक भारत की बड़ी पार्टी के रूप में, एक इकलौती पार्टी के रूप में अपने दम पर 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई। फिर लोगों ने कहा कि बहुत हो गया, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, और फिर 21 सीटें हमने 19 के चुनाव में 21 और ज्यादा सीटें ले ली। ठीक है, मेरे को लगता है जो भरपाई करने वाले लोग हैं, जिसको बात आप कह रहे हो कि यहाँ की भरपाई वहां पर ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर और एडिशनल 10% सीटें लेंगे। कारण क्या है कि जिस तरीके से मोदी जी के आने पर पूरे देश में एक नई उमंग है, और जो कोविड काल में जिस तरीके से काम किया गया है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा है, बिहार का भी चुनाव देखा है, और यदि हमने चुनाव नहीं लड़ा होता तो इतनी सीटें भी तो है, लेकिन आप बीजेपी का भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई ना, खुद का तो मुख्यमंत्री नहीं बना पाई बिहार में। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिनके साथ हम जुड़े भी और वहां पे कुछ खटास भी आई, नीतीश बाबू हमारे साथ चले गए, हमारे पास से चले गए, पर अगला जो चुनाव आने वाला है हमारे लिए बहुत अच्छी ये बहुत अच्छी फील्ड बन रही है। तो सीधा सीधा जवाब दे तो हमको ऐसा लगता है, AIDMK का अब आपने देख लिया है पिछली बार हाल, कोई बहुत बड़ा आपका सपोर्ट वहां पे नहीं मिल रहा है आपको। क्या लगता है कि इसको कैसे बदलेंगे? और केरल में बहुत स्थिति खराब है। देखिए, 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं, वेस्ट बंगाल, केरला, चेन्नई, मतलब तमिलनाडु, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमको बहुत काम करना है। ऑलरेडी हमारा बेस तेलंगाना में बन गया है, और अभी जब चुनाव होंगे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी आ जाएगा। बिल्कुल, वहां मत आइए, राजस्थान मत आइए भाई, राजस्थान मत आइए। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु जी, देखिए रणनीति बहुत जोरदार है आपकी, आपकी कार्यशैली बहुत जोरदार है, आपका प्रबंधन बहुत जोरदार है, लेकिन जिस वोटर की ऊपर जो छाया है, अगर वो छत्र मजबूत है तो वहाँ आप कमज़ोर हैं। और केरल में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, आंध्र में आपको लगता है कि हाँ मजबूत हैं, लेकिन कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु में आपको कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और 129 सीटों पर लड़ाई उतनी आसान नहीं है। अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा ये बात। ठीक है, उसमें देखो त्रिशूल जी, हम लोगों ने जो पोजीशन अभी नॉर्थ में या आप साउथ छोड़ के रेस्ट ऑफ साउथ है, उसमें हम लोग अभी जो 2019 की पोजीशन से लगभग 10% सीटें और लाएंगे, जो हमसे कुछ मिस हो गई। वेस्ट बंगाल में जो हमारा जो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार आने के बाद भी हमारी पोजीशनिंग अच्छी हो गई। तो हमको ये लगता है, एक तो यहाँ पर जो बढ़त मिलेगी, दूसरी जो हमारे राजनीतिक पर्यवेक्षक थे अभी कह रहे थे कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है पर पाने को बहुत कुछ है। कोई कह रहा है एआईएडीएमके कमजोर हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी एटलीस्ट तमिलनाडु में कोई ऐसा किसी के साथ बहुत पुराना संबंध नहीं है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं या नए संबंधों को जोड़ नहीं सकते हैं। हमको फायदा जो मिल रहा है, कांग्रेस की जो इस समय की स्थिति है वो बिल्कुल दिशा विहीन हो गई है। लगभग कई बार लॉन्चर से, अलग अलग टाइप के लॉन्चर से, अब की बार विदेशी लॉन्चर से, कोई हमको बताया गया कि कोई विदेशी कंपनी उनको लॉन्च कर रही है, रिलॉन्च कर रही है। अब लॉन्च किसको किया जाता है? सैटेलाइट को या कोई बम को, दो ही चीजें लॉन्च होती है हमारे यहाँ। पर यदि सैटेलाइट या बम अंदर से फुस हो तो वो लॉन्च नहीं हो पा रहा। देखिए भाई, भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन तो मिल रहा है, सैलाब तो उमड़ रहा है, इस बात को तो मानना पड़ेगा आपको। और कहीं ना कहीं बड़े दल, बड़ा राष्ट्रीय दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर जमीन पर उतरकर कुछ ना कुछ कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से लोग आकर्षित होते हैं। यही तो राजनीति की रोचकता है। एक राजनीति इसीलिए तो जिंदा रहती है हमेशा, की रोचकता बहुत है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। यही तो आपके लिए नुकसान है, लगता है। यही तो नुकसान है आपके लिए। दोस्ती कहां तक है? दोस्ती कहां तक? आप देखो ना, कोई भी एक दल कभी भी एक साथ मिलके चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश का तो देख ही लिया आपने अभी, बसपा अलग, और जब इन्होंने सबने मिलके भी देख लड़ा था, जब बसपा सपा कांग्रेस एक साथ थी तब भी हम जीते थे। ठीक है, तो ऐसे जो क्रिटिकल टिपिकल कंडीशंस हैं वो हम जीत रहे हैं अपने कैडर के बेस पे। ठीक है, और हमने पिछले 5-7 सालों में बहुत काम किया है साउथ में, हमको रिजल्ट मिलेगा ही। ठीक है, ठीक है। विजय कौशिक जी, क्या लगता है कि कांग्रेस उतना आक्रामक नहीं हो पा रही है? और बहुत सारे मुद्दे आज कांग्रेस के पास हैं। निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा से पहले आक्रामकता नहीं थी उतनी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह सैलाब उमड़ा है, समर्थन बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की आशाएं बढ़ती हैं। लेकिन क्या इन बढ़ी हुई आशाओं को फलीभूत करने में कांग्रेस कामयाब होगी? क्योंकि इधर भारत जोड़ो यात्रा निकलती है, उधर गोवा में 8 विधायक टूट जाते हैं 11 में से, और वहाँ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह देते हैं कि हम इन्हें लेना नहीं चाहते। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ होगी नहीं। और तब भी लोगों ने नहीं पूछा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको शामिल करके उनके गले में दुपट्टे पहना दिए और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम उन्हें लेना नहीं चाहते। लेकिन ये आपके लिए बहुत बुरी स्थिति है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बीजेपी ने एक सपना देख रखा है कांग्रेस मुक्त भारत का। इसको भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे मोदी जी हों चाहे अमित शाह जी हों, सभी कहते हैं कि भारत को कांग्रेस से मुक्त करना है। लेकिन इसके लिए इतना गिर जाएंगे, देश की जनता ने कभी सोचा नहीं था। कहीं धन बल के द्वारा, कहीं सीबीआई ईडी का डर दिखाकर,
कहीं किसी और तरीके से जो विरोधी पार्टी के विधायकों को तोड़ा जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा द्वारा। इसका जवाब जनता देगी। और जो लोग इनके दबाव में या इनके लालच में कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं या किसी और अन्य पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसका परिणाम भी जनता उन लोगों को देगी। ये तो जनता और विधायकों के बीच का मामला है कि उनकी गद्दारी का जनता उन्हें कैसे इनाम देती है। जैसे हरियाणा में देख लीजिए, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की क्योंकि भाजपा ने सीबीआई और ईडी का जो दिखा रखा था। आज वो भाजपा में आ गए और आदमपुर से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनकी द्वारा इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई थी। तो जनता निश्चित तौर पर उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। कहने का भाव ये है कि मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता। तो भाजपा को लगने लगा है कि वो डूब रही है। भाई मरता हुआ आदमी देखिए, आपने आदमपुर का नाम लिया तो मुझे कहना पड़ रहा है, गुलाम नबी आजाद अलग हुए, भूपेंद्र हुड्डा उनसे मिलने पहुंच गए। नहीं, भूपेंद्र और कुमारी शैलजा, तमाम लोगों ने विरोध जताया और उदय भान को अध्यक्ष इसलिए बनाया था भूपेंद्र हुड्डा के कहने पे, केंद्रीय नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में। और शीर्ष नेतृत्व ने बात मानी भूपेंद्र हुड्डा की, उदय भान को अध्यक्ष बनाया और भूपेंद्र हुड्डा मिलने चले गए गुलाम नबी आजाद से। नहीं, आपको शायद गलतफहमी है। मेरी कोई गलतफहमी नहीं है, जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। अरे तो सुनिए तो सही। पार्टी हाईकमान के आदेश पर हुड्डा जी गुलाम नबी आजाद से मिलने गए थे, जहां जाकर उन्हें पता चला कि भाजपा द्वारा उन्हें सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया है और उनसे कहा गया है कि अपनी पार्टी बनाओ। चलो भाई, ये खुलासा खूब जोरदार खुलासा कर दिया विजय जी, बड़ी गंभीरता की आशा थी मुझे आपसे, क्या जबरदस्त खुलासा किया भाई आपने। ये खुलासा तो पहले भी हो चुका है, ये पहले भी करते थे। शैलजा जी ने, सुनिए, उसके बाद से शैलजा जी ने इस मुद्दे पर बोलना ही बंद कर दिया। मेरे पास इस बात के सबूत हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान द्वारा उन्हें समझा दिया गया कि आप इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। और वो डर गए, उनको और वो डर गए, हुड्डा जी को डर गए। उन्होंने कहा आप मुझे बंगला वापस दे दो, डर गए वो गुलाम नबी आजाद। बंगला वापस दे दो, मैंने अलग पार्टी बना लूंगा, 15 सीटों पर लड़ूंगा चुनाव, समर्थन दे दूंगा आपको। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन कैप्टन साहब को, जो पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको भ्रष्ट कहा करती थी यही भारतीय जनता पार्टी। कल ज्वाइन कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो कह रहे वो भी खुलासा कर रहे हैं, वो भी खुलासा कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी खुलासा कर रहे हैं, सुन लीजिए। कल ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कल ज्वाइन कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर भाजपा ने वहां पार्टी का विलय कर रहे हैं और मुंह की खाई, और अब भाजपा उन्हें भाजपा में शामिल करने जा रही है। जब कैप्टन अमरिंदर अगर इतने ही भ्रष्ट थे तो आज भाजपा उन्हें शामिल क्यों कर रही है? तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, यही है भाजपा का काम। और इनकी ये दुकान ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मुंह में छुरी बगल में राम। जिन कांग्रेसियों को भ्रष्ट कहते थे, आज उन कांग्रेसियों से भाजपा भर चुकी है और भाजपा के लोगों का भागना शुरू हो चुका है। हाँ, मतलब कांग्रेस से भ्रष्टाचारी दूर हो चुके हैं ना, भाग रहे हैं। मतलब कांग्रेस से सारे भ्रष्टाचारी निकल चुके हैं ना, अब तो कांग्रेस पवित्र हो चुकी है ना। तो अब लोगों के मन में आना चाहिए भाई, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी निकल चुके हैं तो कांग्रेस पवित्र हो चुकी है, तो कांग्रेस को अब लोगों के मन में आना चाहिए ना। आज वो भाजपा के नेता हैं, तो भाजपा की ईमानदारी कहाँ गई, नैतिकता कहाँ गई? भाई भाजपा की ईमानदारी को छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि भ्रष्टाचारी निकल चुके हैं कांग्रेस से, कांग्रेस पवित्र हो गई है। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जिन लोगों को भाजपा भ्रष्टाचारी बेईमान कहा करती थी, आज वो सब लोग भाजपा में चले गए। अब इसका जवाब भाजपा को देना है और हम तो जनता के बीच में भाजपा से जवाब लेंगे जी। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे लिए सत्ता डकैती का माध्यम नहीं है कि देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। मोदी जी के खास मित्र अडानी और अंबानी जी, जिन्होंने चुनाव में इन्हें फाइनेंस किया था, आज देश और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या है? मध्यम वर्गीय आदमी को इन्होंने गरीब बना दिया, गरीब को और गरीब बना दिया। हाँ, तो यही नुकसान है भाई आपके कर रहे हैं।
पिछले चुनाव में 27,000 करोड़ बीजेपी ने 45% अकेले खर्च किया था। यही आपके लिए नुकसान है, कैसे खर्च करेंगे? अरविंद जयतिलक जी, आपने सुना होगा विजय कौशिक जी को पूरी तरह से। क्या लग रहा है कि अगर समय अनुसार ध्यान केंद्रित नहीं किया तो ये आक्रमण जो हो रहा है ये सिर्फ 4 किताबों में लिखकर रह जाएगा और सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा? इस आक्रमण का कोई उद्देश्य जमीन पर पूरी तरह से फलीभूत नहीं होगा? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतने के 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक जो है सांगठनिक ढांचा जो है मजबूत हो, और दूसरा नेतृत्व करने वाला वो बहुत ही कुशलता के साथ जनमानस की स्वीकार्यता को अपने पक्ष में लामबंद करे। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कांग्रेस यहाँ दोनों स्तर पर मात खाती है। आप देखिए 2004 में राहुल गांधी जी संसदीय जीवन की शुरुआत किए और आप 2022 तक देखिए 39 विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 29 विधानसभा चुनाव वो हारे। 2 लोकसभा के चुनाव भी बुरी तरह से हारे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो है उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया। ग्रुप 23 का आपने देखा नजारा, और आज की तारीख में कई बड़े नेता जो है कांग्रेस से अलग हो गए। मैं उस विमर्श में नहीं जाऊंगा कि वो क्यों अलग हुए, वो जो है अपने आवास बचाने के लिए हुए, मंत्री पद लेने के लिए हुए, जो कुछ भी हो। लेकिन आप ये कहें कि राजनीति में निस्वार्थ जो है कार्य किया जाता है, तो मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। राजनीति का विषय वस्तु ही सत्ता है, और सत्ता जो है बगैर स्वार्थ के नहीं हासिल होती है। न आज जो है कोई के कामराज बैठा है देश में, न डॉक्टर लोहिया बैठे हैं, न जयप्रकाश नारायण बैठा है। सभी लोग इसी ताक में बैठे हैं कि किस तरह से सैद्धांतिक जो विचारधारा है उसके गर्दन को मरोड़ करके, लोगों के साठगांठ कर करके, कंधों को जोड़ करके सत्ता सिंहासन पर आसीन हो जाए। तो इस मामले में कांग्रेस को आप देखिए, जब 2014 में मोदी जी आए तो भाजपा केवल 7 राज्यों में थी, लेकिन 2018 यानी 4 साल बाद 21 राज्यों में उसका जो है प्रभुत्व स्थापित हो गया और 71% आबादी पर शासन हो गया। आज कांग्रेस देखिए 2 राज्यों में सिकुड़ करके रह गई है और 2 राज्यों में उसकी मिलीजुली सरकार है। तो आप पद यात्रा कर लीजिए, चाहे जो कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक जनता की स्वीकार्यता की मुहर नहीं लगेगी, आप जिस उद्देश्य के साथ पद यात्रा कर रहे हैं, भाजपा पे हमलावर हैं, और पता चला कि आपके टी शर्ट पर इतना विचार विमर्श हो गया कि वो टेलीविजन चैनल पे विमर्श का विषय बन गया। विषय यह बनना चाहिए कि राहुल गांधी जो है भाजपा की किस तरह घेराबंदी कर रहे हैं, लेकिन विषय क्या बन रहा है कि केरल में कोल्लम में जो है सब्जी वाले से 2000 रुपए कांग्रेस के लोग वसूलना चाह रहे हैं, वो तराजू का फेंक देते हैं। विषय क्या बन रहा है कि जॉर्ज जो क्राइस्ट जो चर्च है उससे जाकर के जो है वहां राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, और जो है वहां पे जो है ईसा मसीह बनाम भगवान पर विमर्श हो रहा है। विषय क्या बन रहा है कि बच्चों का जो है इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जिस उद्देश्य के साथ आप गांधी जी ने जब दांडी मार्च की यात्रा 12 मार्च 1930 को की थी तो अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी, और आप जो है 150 दिन पदयात्रा करने के लिए निकले हैं और महज 8-10 दिन में जो है आप ही जो है विवादों के घेरे में आ जाएंगे। तो सवाल तो लाजिमी है कि फिर आपकी पद यात्रा का उद्देश्य क्या है। सवाल यह भी है कि जितने विपक्षी दल हैं वह आपसे कंडी काट रहे हैं, आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। तो सवाल तो उठेगा ना कि फिर भाजपा जैसी पार्टी को, चाहे वो भ्रष्टाचार में डूबी हो, चाहे वह जो है अपने सीबीआई ईडी के जरिए जो है लोगों को फंसाने का, सारी चीजें आपकी मान सकते हैं कि सही हो सकती है, लेकिन आप जो है क्या जनता को जो है उसके खिलाफ लामबंद करने में सफल हो रहे? सवाल इस बात को लेकर चंद्रशेखर जी। शुभेंदु जी, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक छोटा सा, विजय कौशिक जी सुना होगा आपने अरविंद जयतिलक जी को अच्छी तरह से, छोटा सा मुझे जवाब दे दीजिए, संक्षिप्त सा जवाब दे दीजिए। सुना है कहना चाह रहा हूँ, भाजपा का काम, भाजपा की सोच, भाजपा का नजरिया देश के लिए कुछ करने का नहीं है, कतई नहीं है। उनका नजरिया बड़ा सीधा सा है कि अपने विपक्ष में किसी को मत खड़ा होने दो तो हम अपने आप दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए इनका एक ही काम रह गया दिन रात राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर कीचड़ उछालने का। ये हमेशा नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं और नेगेटिव ही बताते हैं, लेकिन कब तक? कहते हैं पाप का घड़ा
जब भर जाता है तो फूटता जरूर है। हम्म तो भाजपा के भी पाप का घड़ा भर रहा है, भर चुका है और कभी भी फूट सकता है। क्यों? ठीक है। क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। नहीं नहीं भाई, कहाँ देश अंतर है? इन्होंने विदेशी कहा कर्ज में 370 डूब गया है। 370 कर दिया, राम मंदिर का क्या कर रहे हैं? इन्होंने कौन? 2-3 ही बात आप बोली भाई- थी। आप भाई- और एक 1989 में ये सुनिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाए थे, उसको भी करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे सुन हैं। तो लीजिए, हाँ मोदी जी ने एक मंदिर चांद के ऊपर भी बनवाया है, लेकिन देश की गरीब जनता वहां जाकर देखने के लिए बेचारी मजबूर है कि जा नहीं सकती, क्योंकि पैसा नहीं है, ना खाने के लिए ना जाने के अरे लिए। देखिए, ऐसी बात है मत तो कीजिए। आज सुनिए प्रबुद्ध ना, वक्ता है आप, ये चांद आज के ऊपर सुनिए मंदिर ना, बनवाया, ये सब ना देश कीजिए। में जो हालात हो गए हैं ना, वो ऐसे ही हैं कि लोग अयोध्या भी नहीं जा पा रहे। पहली बात, जब 370 खत्म की थी तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि भाई अब हरियाणा के युवा जो है कश्मीर की लड़कियों से शादी करके बहू ला सकते हैं, दुल्हन ला सकते हैं, ठीक है, अब आप प्लॉट ले सकते हैं, अब ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए कि भाजपा के कितने नेताओं ने या देश के कितने लोगों ने वहां पर प्लॉट खरीद लिए हैं, जो वहां पर सेटल हो गए हैं। यहाँ तक कि पहली बार मोदी के राज में ऐसा हुआ है कि वहां से कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया गया है फिर से। अरे भाई, चुनाव से पहले 25 लाख वोटर जुड़ने वाले कहाँ हैं आप? न बाहर का वोटर वहां जुड़ने वाला है, और वो चुनाव जीतने के लिए उनने सारी जो सातों चक्र में रणनीति बना ली है ना। आप फिर कौन सी दुनिया में, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं नहीं, हम तो जो दुनिया में है उसी दुनिया में है। हमने नहीं देखा चांद पे कौन मंदिर बना रखा है, किसने बना रखा है। हाँ, वोटर तो एक किराएदार का भी बनता है, तो वोटर का कोई वो नहीं है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा के किसी व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खरीदी? अरे भाई, हरियाणा तो की वहां बात पर थोड़ी कर रहे हैं हम, बात तमिलनाडु की कर रहे हैं, केरल की कर रहे हैं, तेलंगाना की कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं, कर्नाटक की कर रहे हैं, यहाँ की तो कर ही लेंगे। प्रॉपर्टी खरीदी? हाँ खरीदी प्रॉपर्टी? ठीक है भाई, ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं। दी गई? शुभेंदु जी देखिए, बड़ा सवाल फिर, हाँ हाँ ठीक है, दुकान है, ठीक है। बड़ा सवाल ये है, 4 करोड़ 28 लाख वोट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, 2 करोड़ 19 लाख वोट पड़ता है मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ 90 लाख वोट पड़ता है राजस्थान में, और 1 करोड़ 80 लाख वोट पड़ता है गुजरात में, और 1 करोड़ 49 लाख वोट पड़ता है महाराष्ट्र में। लेकिन साउथ के, दक्षिण के किसी भी राज्य का नाम उसमें नहीं आपको मिलेगा। अगर ये बड़ा वोट साउथ में नहीं पड़ा तो क्या नहीं लगता है कि इस बार जो छत्रप आपसे टूट के गए हैं उनसे नुकसान हो रहा है, और जो अलग थलग पड़े हैं वो कहीं आके अगर मिल रहे हैं एक दूसरे से, जैसा कि आप कह रहे थे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो नुकसान नहीं हो रहा है? मैं उसी नुकसान की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे ये पूछ रहा हूँ सवाल। 2-3 आपके प्रश्न का भी जवाब दे रहा हूँ। 2 प्रश्न हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने इनका बोला, पहले इसका दे भी दीजिए, जवाब देता इनका हूं। पहले दे दीजिए आप, मैं आपको इतना मौका दे रहा हूँ, इनका पहले दे दीजिए। चंद्रमा पे ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा कम है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का स्टूडेंट हूं मैं, इसलिए वहां पर जो आटा मिलता है वो लीटर में मिलता है। दूसरा विषय, ये घुमा दिया आपने, देखिए आप उन्हीं के हो। नहीं, मैंने तो जवाब दिया है। हाँ, मैंने मोदी जी को लाइन में लगकर कई बार खरीदते हुए देखा है। लो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो की जगह उन्होंने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो तो विजय कौशिक ने कहा था ना, या राहुल गांधी ने कहा था। लीजिए भाई, कैसे बोला जाता है आपको समझ में आ जाएगा। मोदी जी जैसे जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उनके मुंह से शोभा देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बड़ी शांति से सुन रहे थे, अब मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। पहला, हमने चंद्रमा पर जो मंदिर बनाना है वहां पे जब आटा कैसे गूंधा जाएगा वो भी बता दिया। गांव का बच्चा भी बता सकता है कि आटा जब कोई किलो में आएगा कि लीटर में आएगा। जब हम लोग रटते हैं ना तो गलती कर लेते हैं, तो ये उनकी दिक्कत है। कई बार रटाने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। दूसरा चीज, आपने अभी कहीं गलती से अडानी अंबानी का नाम भी दे दिया था, तो आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। 1989 में, अभी जो उन्होंने बोला ना 1989, राजीव गांधी जी ने सबसे पहले अडानी को लाइसेंस दिया पाम ऑयल का इंपोर्ट करने का। कौन था वो? राजीव गांधी जी थे। पहला लाइसेंस था।
और उस समय लाइसेंस बड़ा मुश्किल में मिलते थे 89 में। तो किसकी दोस्ती ज्यादा थी? फिर 1993 में आ जाओ, पीवी नरसिम्हा राव, अडानी साहब को मुंद्रा पोर्ट दे दिया था। किसकी ज्यादा दोस्ती हुई? कांग्रेस की ना। तीसरी चीज, 2013 में मनमोहन सिंह जी ने अंबानी को 11 नेशनल हाईवे के प्रोडक्ट दिए थे। सॉरी, 13 में 4G लाइसेंस दिया था अंबानी को पहली बार। और उसके बाद 2009 से लेके 2013 के बीच में 11 नेशनल हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। किसको दिए गए? अंबानी को। ये मैं उस समय का बता रहा हूं जब आपकी सरकारें थी और किस तरीके से आप अडानी और अंबानी को काम दे रहे थे। लेकिन और अभी आप कह रहे थे आप और बहुत सारे सुनिए एक बीच में एक छोटा सा जवाब बीच में एडमिट कर लीजिए कि इन्होंने पीएसयू नहीं बेचे। पीएसयू जितने भी बिके, आप सोचो कि वो राजस्थान वाला जो इसका मेटल वाला था, उस समय पूरा सेल किया गया, बहुत सारे पीएसयू के लेके, और वो एक ओपन ऑक्शन, ओपन सिस्टम में लाया गया। जिस चीज से पूरे देश को, जैसे अभी एयर इंडिया बेची गई, हर दिन का नुकसान हो रहा था, उससे हम बचे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में निर्णय लिया गया था भाई 250 से कैसे करके 30-40 पीएसयू रखने हैं, बस बाकी बेच देने। देखिए, नुकसान, जो चीज नुकसान होना है, जो नुकसान होना है वो नुकसान को बचाना है। और हमको उसका सैलरी का जो और उसका चलाने का जो खर्चा देश को चलाना पड़ रहा है, वो प्राइवेटाइज अपने लोग ठीक से चला लेंगे। दूसरा चीज जो अभी आप लोग अक्सर कहते हो, बहुत खर्चा हो रहा है, नुकसान, ऐसी बात मत कीजिए। देखिए विजय जी देखिए, ये बात मत कीजिए भाई, सेना के बारे में ना कुछ कहिए। मैं बिल्कुल आपको बड़ा, मैंने सुनिए विजय जी सुनिए सारे आप जितना शुभेंदु जी को आरोप लगा सकते हैं, जितना इनको कह सकते हैं, मैं मौका दे दूंगा। शुभेंदु जी को कह दूंगा चुप रहिए, वो रह लेंगे। सेना के बारे में कुछ मत कहिए, मैं इसको राजनीति से मेरा जवाब बड़ा निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आपसे। मैं क्या कहना चाहता हूँ जरा उससे सुन लीजिए। नहीं, ये आप सेना के बारे में कुछ भी, ठीक है? मैं आपसे बहुत के बारे में कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा जी। आपका प्रश्न जरूर। आप ये कह रहे हैं कि हमें इस चीज से घाटा हो रहा था, उस चीज से हो रहा था, उसे बेच दिया। क्या देश इस आधार पर चलता है क्या? ठीक है, देश तो ठीक है। जवाब ले लीजिए एक बार जवाब ले लीजिए एक बार, आपके पास आऊंगा, जवाब ले लीजिए, ठीक है शुभेंदु जी। देखिए विजय जी, आप इसी विषय पे चर्चा कर लेना कभी, त्रिशूल जी मैं आ जाऊंगा कि किस तरीके से 70 सालों में जो देश के एसेट्स थे, उसको किस तरीके से लायबिलिटी में कांग्रेस ने बदला, और उसमें किसी को निकाल नहीं सकते, उसको जनरेट नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री बना दी, खाली कहने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, पर हर दिन हर मिनट में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा था। और हमने नहीं, मनमोहन सिंह जी के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं भारत के, उसको हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं और बहुत स्ट्रांगली स्टेटमेंट हैं। तो उसमें आएंगे तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अभी वो आपको लोग अक्सर कहते हो 10 लाख करोड़ का हमने पैसा वापस कर दिया, माफ कर दिया। केजरीवाल जी तो बहुत कहते हैं, आप भी कहते हो कि अडानी अंबानी का। तो मेरे को उस जो 32 विलफुल डिफॉल्टर हैं, जिनके पास 92% वेव ऑफ हुआ है, वो आपके दिए हुए लोन थे। 100% लोन आपने दिया था, हमारा कोई दिया हुआ लोन नहीं है 2014 के बाद। दूसरा चीज, दूसरा एक लाइन और बचाऊंगा खाली, उसमें कोई भी पैसा अडानी और अंबानी का नहीं है जिसको माफ किया गया हो। इसलिए जो आप नैरेटिव बनाते हो, आप समस्या समझो, आप वो झूठ बोल रहे हो। और खास समस्या जो आपकी है, वो आपका जो युवराज जी हैं, उस पर लोगों को बिलीव नहीं हो रहा। कभी वो जनेऊ पहनते लगते हैं, कभी वो टोपी पहनने लगते हैं, और वो कहते हैं बाल्यकाल से वो जनेऊ पहन रहे हैं। हमने पूछा कि कान, जो जनेऊ है वो दाहिने कान में लगाया जाता है कि बाएं कान में लगाया जाता है, तो उन्होंने पूछा जनेऊ कान में लगाना होता है। और प्रियंका गांधी जब जाती हैं यूपी में, तो मंदिर में बैठ के ऐसी साधना करती हैं कि सीधा सीधा माल
वैष्णो देवी उन्हीं को दर्शन देने वाली है। तो ये दिखाने के नाटक जो आप कर रहे हो उससे जनता आप समझेगी नहीं। आपको एक ठोस तरीका लाना पड़ेगा। और जो आपके मजबूत नेता थे उनको सबको आपने हटा दिया, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, सिब्बल हो, जतिन प्रसाद हो, सिंधिया हो, पायलट भी चले जाएंगे मेरे को लगता है चुनाव आते आते। तो हो क्या रहा है, आप अपने यहां पर अपना घर संभाल ले रहे हो। परिवार जोड़ो आंदोलन करते तो शायद कांग्रेस को फायदा हो जाता, पर वो आपने परिवार को जोड़ा नहीं। भारत जोड़ने चलो जो भारत टूटा ही नहीं। भैया भारत कहां टूटा बताओ ना हमको, कहां पर कौन सा क्षेत्र है? आपकी जब सरकारें थी नॉर्थ ईस्ट की क्या पोजीशन थी आपको मालूम नहीं है? नॉर्थ ईस्ट पूरा कहता था कि हम भारत जा रहे हैं, और आज 8 सालों में नॉर्थ ईस्ट की क्या पोजीशन बना दी हमने। तो ये समझना पड़ेगा विजय जी, हम कोई आपके विरोधी नहीं है। हमारा काम है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना। मुस्कुरा रहे हैं वो तो कह रहे हैं मारते तो जा रहे हैं, कह रहे हैं विरोधी नहीं है। इतने तो हमले कर दिए, तो मेरी बात पूरा शरीर छलनी हो गया है। दर्द रह रह के पूछता है बता कहां से उठूं। शरीर इतना जख्मी हो गया है कि दर्द भी रह रह के पूछता है बता कहां से उठूं। और अब दर्द खुद कह रहा है कि विरोधी नहीं है। विजय जी एक चीज और मैंने कई चैनलों पे कही है, इस पूरे देश में यदि अच्छी विपक्ष की भूमिका कोई निभा सकता है तो वो कांग्रेस निभा सकता है। उसको आप निभाने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र को नहीं बेचेगी। जिसकी आपने छत्रपों से ज्यादा बड़ी दुर्गति कर दी है। चल गया ना, आपको निकाल देंगे पार्टी से, क्योंकि मोदी जी तो खुलेआम कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। अमित शाह जी खुद कहते हैं, आप कह रहे हो जी विपक्ष को मजबूत। गडकरी जी ने कहा तो उनको संसदीय कार्य समिति से निकाल के बाहर कर दिया। सीताराम केसरी का उस दिन का याद आता है जब वो बैठे थे अध्यक्ष की कुर्सी पर, कोई लोग आए उन्होंने उनको उठाया, धोती और कुर्ता दोनों फट गया, कमरे में जाके बंद करके ताला लगा दिया। सोनिया गांधी जी आई और वो अध्यक्ष बन गई। तब से यही चला आ रहा है। इस बार भी सुना था चुनाव होगा, लोगों ने बोला कि वोटर लिस्ट दे दो, तो वोटर लिस्ट दी नहीं गई, चुनाव आगे बढ़ गया। चुनाव नहीं होगा। विजय जी समस्या आपकी ये है कि जब तक कांग्रेस को बढ़िया नेतृत्व तो नहीं मिलेगा, और वो भी गांधी परिवार के बाहर से, तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल है, और ये मुश्किल काम है आपके लिए। ये मुश्किल है। आप बता दो कि कौन कांग्रेस के अलावा कौन अध्यक्ष होगा? कोई भी अच्छा व्यक्ति, बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, परंतु एक एक करते हुए कारवां छोड़ते जा रहे हैं। कुछ आपने अच्छे लोग छोड़े कहाँ हैं भाई? अच्छे लोग छोड़े कहाँ हैं? आप इतना कीचड़ उछालते हैं कांग्रेस के ऊपर कि उसमें से जो भी कमल दिखता है उसको चुरा लेते हैं आप। चलिए समय समाप्त हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, लास्ट लाइन है। एक बड़ा जहाज था और एक डूबती हुई नाव थी जो टूटी थी और पानी भर रहा था, तो लोग अपने आप उसके जो समझदार लोग थे जहाज में चढ़ गए। ठीक है भाई, अब आप नाव और जहाज बना रहे हैं तो आप ही समझ लीजिए छत्रपों से भी ज्यादा कम तुलना कर रहे हैं कांग्रेस की। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, विजय कौशिक जी, अरविंद जयतिलक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल दक्षिण में बीजेपी उतनी सशक्त नहीं है जितना उत्तर में है, लेकिन बीजेपी ये तलाश रही है कि कैसे छत्रपों से वो सांठगांठ की जाए। सांठगांठ चल रही है लेकिन छत्रप आंख दिखाते हैं। अब ऐसी सांठगांठ हो कि कहीं ना कहीं वो छत्रप आंख भी न दिखाएं और बीजेपी के पीठ पीछे खड़े रहकर बीजेपी को शाबाशी दें, समर्थन दें और बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाएं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। अब ऐसे में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कैसे उत्तर जैसा माहौल होगा दक्षिण में, बीजेपी इसी रणनीति की तलाश में है और रणनीति कैसे पूरी होगी ये लगातार चिंतन का विषय है। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।